तो हम बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज के बारे में। दरअसल इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वायर की लेंथ होगी वो 1 मीटर होती है। ओके, और ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो it is based on principle of Wheatstone bridge. Okay. It is used to find the unknown resistance. ओके, तो मेनली हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, तो होता क्या है इसमें, जैसे इसमें ये मेटालिक स्ट्रिप्स होती है, लेकिन ये थिक स्ट्रिप्स होती है। थिक स्ट्रिप्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस होता है। और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ ये ए बी वायर है। ये क्या है, ए बी वायर है, जिसकी लेंथ कितना है, 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ ये स्टैंडर्ड सेल होता है। यहाँ चाहे तो आप रेजिस्टेड भी लगा सकते हो। ये माइनस है, प्लस ये वी नॉट है। और ये जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है। ओके, यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ ये सी पॉइंट होता है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी होती है। इनके कनेक्शन की प्रॉब्लम है शायद है। सर वो ये क्या था, एक बार वो बताइए ना उसमें। हाँ बताता हूँ मैं इनको, विपिन के यहाँ प्रॉब्लम है शायद कुछ नेट की। हाँ, यहाँ देखो, ये हमारे पास में ऐसा जो सेटअप है, इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन ये थिक होती है। थिक होने का मतलब है कि इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये हमारे पास में सेटअप होता है। अब यहाँ क्या होता है, दरअसल
उधर नेटवर्क का इश्यू है क्या? इसका लाइट वाइट का कुछ इश्यू है क्या पनवेल साइड में? नहीं सर। हाँ सर है, अभी जा रही। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेटअप है। हाँ बोलिए सर। आप मीटिंग को ओपन करके रख दीजिए, फिर बार बार एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर। ओपन कर देते हैं। अच्छा, वेटिंग रूम डिसेबल कर सकता है। ओपन का ऑप्शन नहीं इसमें, किधर है यार ओपन का ऑप्शन? होता किधर है इसमें? है क्या तो मैं शेयरिंग करता हूँ उसमें होता है क्या? या सर सिक्योरिटी वही जाके ऑप्शन देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा मुझे। मोर से रूम मोर में। मोर। अच्छा मोर में है क्या? सेटिंग में होगा ना। वेटिंग रूम वाला ऑप्शन स्टार्टिंग में है। हाँ सर, वेटिंग रूम वाला ना, उसको बंद करना है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में सेटअप होगा। तो यहाँ देखिए आप, ये इस तरह का सेटअप है दरअसल। ये यहाँ गैल्वेनोमीटर है और यहाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी ये रेजिस्टेंस है। सर हाँ बोलिए सर, वो ऊपर वाले डायग्राम में सर वो सी पॉइंट से गैल्वेनिटी पर वो वाला पॉइंट एक बार समझा दीजिए ना सर। वो जे क्या था? वही समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने लिया है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो जे के यहाँ जो है ना ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो जे, तो जे के यहाँ जो कि टच हो रही है वायर से, ये पॉइंट है डी दरअसल। अब क्लियर है? तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस है आर, ये एक्स रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, और एडी के बीच में यानी इसको ले रहा हूँ मैं आर, ये हो गया एक्स, और यहाँ भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1 है और ये R2 है। ओके, लेकिन यहाँ R1 क्या होगा? मान लो जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि जैसे हमें गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिलेगा, क्योंकि ये वायर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? टच कराएंगे, ऐसे टच कराएंगे यहाँ। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे मान लो यहाँ डिफ्लेक्शन इसमें जीरो हुआ यानी करंट जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होने का मतलब कि सी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। और जैसे सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था कंडीशन? R बाई एक्स इक्वल टू R1 बाई R2 बताया था, है ना? और आप देखोगे कि यहाँ R1 क्या होगा? R1 होगा दरअसल रो L बाई ए। मतलब ये जो वायर है हमारे पास में, कौन सा वायर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ? मैं इस वायर की, ए बी वायर की बात कर रहा हूँ मैं। ए बी वायर का अपना एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, और यहाँ जब बैलेंस हुआ वो लेंथ है एल, और तो फिर ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ 100 माइनस एल हो जाएगा ना। मैंने सेंटीमीटर में रखा है इसको। तो यानी हमारे पास में ये ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो मैं R1 ले रहा हूँ, ठीक है, और डी और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस मैं यहाँ ले रहा हूँ वो R2 ले रहा हूँ। तो ये हो गया R1, और R2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? यहाँ रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए होगा। ओके, तो मैं यहाँ से एक्स क्या है हमारे पास में? अननोन, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? R इंटू R2 बाई R1, यानी R इंटू R2 की वैल्यू क्या है यहाँ? रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए। जब आप देखोगे यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद में क्या मिलेगा अपने को? तो यह आ जाएगा R, यानी रो बाई ए कैंसिल आउट हो गया, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, यानी ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की। इसलिए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उस पर काम कर रहा है ना। तो इस पर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा। ये उसी केस में होगा
जब ये कंडीशन मिलेगी, ये कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं होगा। मेरी क्या से बात समझ में आ गई होगी। लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हो ना साथ में? और नहीं लिखा है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। लिख लिया तो मुझे बोल दो, लिख लिया तो आगे बढ़े। तो नीचे वाला पार्ट। हाँ अच्छा, मेरी आवाज तो साफ आ रही नहीं इसमें? हाँ सर। हाँ सर। सर इशू नहीं है ना? हाँ सर। अब इसमें क्या है कि कैमरा हिल भी नहीं रहा है, ये भी ज्यादा अच्छा है नहीं? अब मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अब बोर्ड लगाने की भी सोच रहा हूँ मैं, एडीएस सर की तरह सेटअप करने की सोच रहा हूँ। लिख लिया सबने? हाँ सर। भाई बाकी लोगों ने भी लिख लिया ना? हाँ नहीं लिखा सर। तो बोल देना नहीं लिखा है, ठीक है? तो मैं सर अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ ये तो हो गया कि जब कोई एरर नहीं है सिस्टम के अंदर। लेकिन आपको ये मालूम है कि आप अगर जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये जिसको मालूम होगा कि जब आप यहाँ पे आते हो, इस पर मैं बात कर रहा हूँ, इस ए पॉइंट की, देखो यहाँ इस पॉइंट की मैं, तो यहाँ क्या होता है, आप ये जो वायर है ना, ये भी वायर, इसको क्या करते हैं, ऐसे लपेटते हो ना, और जब बी पॉइंट पर जाते हो तो वहाँ भी ऐसे लपेटते हो, है ना, ऐसे वाइंडिंग करते रहते हो, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या होगा, कुछ लेंथ यहाँ भी चली गई तो वो भी तो काउंट होगा, उसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा। उसी तरह यहाँ भी कुछ लेंथ चली गई बी पर भी, जो हमने इसको यहाँ लपेटा है, इसको नेल के यहाँ, इसको ऐसे, है ना। तो इसका मतलब है कि हम लोग एंड करेक्शन की बात करेंगे। तो किस बात करेंगे यहाँ? एंड करेक्शन की भी बात करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल ये हमारे पास में सेटअप है, ये ए बी वायर है। तो मैंने मान लिया कि ए एंड पर अल्फा मान लो एक्स्ट्रा लेंथ है, और बी एंड पर मान लो बीटा एक्स्ट्रा लेंथ है। ये तो हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप भी साथ में बनाते जाइए। और ये वी नॉट है, और ये हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है, और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर है। तो मान लो यहाँ हमने इसको जॉकी को यहाँ टच किया, जो कि ये डी पॉइंट है, तो मान लो एल लेंथ पर यहाँ अपने को इसमें करंट क्या मिला, 0 मिला, करंट 0 मिला। लेकिन यहाँ अल्फा क्या है, तो अल्फा पहले लिख लेते हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वायर एट एंड ए, और बीटा क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वायर एट एंड बी। ओके, तो मान लो यहाँ डी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस हमने क्या मान रहा है, यानी यहाँ का रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं कि आर है। ओके, और यहाँ का ए और जे या ए और डी के बीच का डिस्टेंस एल है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं हम लोग, R1, और डी और बी के यहाँ का रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, R2, हमें मालूम है। तो यहाँ लेकिन क्या लिखेंगे, देखो R1 होगा, लेकिन आपके पास में अभी इस केस में रो एल प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई ए, और इस केस में R2 होगा रो 100 माइनस एल
प्लस बीटा डिवाइडेड बाय ए। तो व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट in galvanometer, then R by X equal to R1 by R2। तो R by X इक्वल टू हो जाएगा रो L प्लस अल्फा बाई ए डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L प्लस बीटा डिवाइडेड बाई ए, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में L प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 100 माइनस L प्लस बीटा। देयरफॉर x इक्वल टू होगा हमारे पास में R इंटू 100 माइनस L प्लस बीटा डिवाइडेड बाई L प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस केस में रिलेशन मिलेगा। लिख लिया ऊपर का सब? हाँ सर। अच्छा, आप लोग मुझे अपने मार्क्स सेंड करिए ना, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, फिजिक्स के मार्क्स और टोटल मार्क्स, और आउट ऑफ, मतलब समझ रहे हैं ना, कितने में से कितने मार्क्स। लिख लिया सबने? ऊपर का ही लिख लिया? सर आगे चलें। ठीक है ना, हो गया भाई? नेक्स्ट हमारे पास में पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा था, वो भी सिंपल ही क्वेश्चन था, उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं आया एडवांस में, तो है ना। तो ये भी दरअसल ये भी जो बेस्ड है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और यहाँ भी हम लोग इसमें अननोन रेजिस्टेंस को ही फाइंड करते हैं। ओके, तो ये पहले यूज होता था पोस्ट ऑफिसेस में यूज होता था, क्योंकि जो लैंडलाइन था, वो लैंडलाइन का जो भी देख रेख था वो यही पोस्ट ऑफिस वाले लोग करते थे। तो वहाँ भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे। ठीक है, इस डिवाइस को यूज किया जाता था। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्चुअल में पहले व्हीटस्टोन ब्रिज ही आया था, सॉरी वो तो था ही सही, लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स को ही बनाया था इन्होंने, बाद में मीटर ब्रिज बनाया इन्होंने, क्योंकि मीटर ब्रिज सबसे सिंपलेस्ट है, मालूम है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो। दूसरा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द unknown resistance। अब इसमें भी देखो कैसा सेटअप होता है। इसमें ये एस शेप में होता है,
ये हमारे पास में ए पॉइंट होता है, ये बी होता है, और ये सी होता है, और ये डी पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ होता है 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम होता है, फिर यहाँ होता है 100 ओम, और यहाँ होता है 1000 ओम, है ना। यहाँ 100 ओम होता है, यहाँ 1000 ओम होता है, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंसेस होते हैं। एक मिनट, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा जैसे ओके, तो यहाँ जैसे क्या होगा 2 ओम, है ना। यहाँ कितना होगा 2 ओम, और ये यहाँ से पूरा चलता है ना, ऐसे पूरा होता है रेजिस्टेंस। सर ये गैप जैसे जो बने हैं वो क्या है सर? वो गैप ये है कि यहाँ आप जैसे आपने कभी देखा हो रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आपने देखा हुआ, उसमें से क्या करते हैं, जिस रेजिस्टेंस का हमें जिस रेजिस्टेंस को लगाना होता है वहां से क्या करते हैं, की निकाल लेते हैं। हरिभाषण में तो वहाँ की लगी रहती है। अगर आप देखो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, यूट्यूब में देखिएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है। उसमें क्या होता है, की बनी रहती है, उसको निकाल देते हैं। की लगाने का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस वहाँ से यानी वो कनेक्ट कर देना, उसने यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्ट कर देगा, वो ये वाला पार्ट को कनेक्ट कर देगा। लेकिन जब आप इसको निकाल देगा तो 100 ओम का रेजिस्टेंस इसका मतलब है। सॉरी, ये यहाँ इस जगह पर 1000 होता है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 10 होता है, फिर यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पे 100 ओम, और यहाँ पे 1000 ओम, और यहाँ 2 ओम से लेकर इसमें ए से डी के बीच में ये 5000 तक होता है। ओके सर, है ना। इसमें ऐसे रेजिस्टेंसेस रहते हैं, ऐसे ये पिन लगाते हैं बीच बीच में, है ना। तो पिन हटाने का मतलब है वहां से, वो की हटाने का मतलब है कि 1000 जैसे यहाँ से हटाया मान लो हमने, जैसे ये पिन हटाया मान लो यहाँ से, तो यहाँ से पिन हटाने का मतलब है कि वहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000 ओम का। अगर वो पिन वापस लगा ली तो इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्योंकि कनेक्शन बना दिया ना उसने। तो ये हो गया हमारे पास में, ये ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट होता है, ये डी पॉइंट होता है। और यहाँ क्या होता है कि अननोन रेजिस्टेंस किसके बीच में लगाते हैं हम लोग, अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है सी और डी के बीच में, यानी यहाँ से ये हमारे पास में यहाँ ये सी है। ओके, तो यहाँ सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस होता है एक्स, जिसको फाइंड करना है। और ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पी, और बी और सी के बीच में जो होता है क्यू, और ए और डी के बीच में जो होगा वो होता है हमारा आर। ठीक है, क्या होगा आर। तो यहाँ पहले इसका सर्किट बना देता हूँ मैं, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सी और ए के बीच में बैटरी लगाते हैं। तो यहाँ से ये वायर आया है और इन दोनों के बीच में ये यहाँ से आया है, तो ये की लगा रहता है दरअसल। ये जो की है इसको केवल लेते हैं, और ये माइनस ये प्लस, ये वी है, ये वी नॉट ले सकते हो आप इसको। और डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, तो यहाँ भी ये की है, ये K2 की होता है।
और यहाँ ये बी है, तो बी यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है और इसको हम लोग यहाँ इससे कनेक्ट करते हैं। यानी मैं आपको इसका सर्किट बनाता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूँ तो उससे और क्लियर होगा। यानी ये ऐसा है, ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ ये जो की है ये K2 है, ये रेजिस्टेंस है जो कि P है, क्योंकि ये A और ये B है, और ये हमारे पास में Q है और यहाँ ये C है, और C और D के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक मिनट रुक के, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा होगा ना। तो ये हमारे पास में है। ठीक है, तो ये R है और ये पॉइंट क्या हमारे पास में D है, और A और C के बीच में, और यहाँ भी एक की है K1, और ये कनेक्शन ऐसा है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये प्लस और ये माइनस और ये V0 है, यही मैंने वहाँ बनाया है। क्लियर है, इसको फिर से समझ लो। तो ये इस तरह का सर्किट है, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। जो एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, वो ये पूछा था उसने कि अननोन रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो C और D के बीच में, बस इतना ही क्वेश्चन था कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ होता है। और ये की दरअसल इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, ये हट गया था क्या, कैसे हट गया था? ठीक है, तो ये हमारे पास में ये K2 है। भाई क्लियर है? तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे व्हीटस्टोन, ये जैसे बैलेंस कंडीशन होगा, व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट in galvanometer, when no electric current in galvanometer, then P by Q इक्वल टू क्या होगा, R by X। यहाँ से हम लोग X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जाएगा R इंटू Q by P। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा इसको। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं सर। ये ऊपर का तो लिख लिया था ना? सर ऊपर का दिखा दीजिए ना एक बार। हाँ लिखिए।
लिख लिया? हाँ सर। ये भी लिख लो तो फिर। ये भी लिख लिया? हाँ सर। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास में पोटेंशियोमीटर। ये लास्ट है इसका, ठीक है। तो देखो, आप देख रहे हो कि जैसे पोटेंशियोमीटर, यानी जैसे नाम से लग रहा है कि अल्टीमेटली क्या मेजर करता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, और आपको बताएंगे कैसे। और आप इसमें देखोगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया है, क्योंकि आप जब इसमें होता है क्या एक्चुअल में, हम लोग जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो फिर इसको क्यों बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इसको? उसका मेन रीजन था, जब हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं तो आपको ये मालूम है कि प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी करंट क्या करता है, ड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा ही। जब करंट ड्रॉ करेगा तो ये जिसके अक्रॉस उसको लगाया वहाँ का वोल्टेज क्या मिलेगा अपने को, कम मिलेगा। वोल्टेज जब कम मिलेगा तो रीडिंग क्या होगी, इसका मतलब रीडिंग में एरर आ रही है, यानी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है। लेकिन पोटेंशियोमीटर में देखा गया कि जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट आती है, यानी इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर। इसको हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो रीडिंग आती है, क्योंकि जिसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आप देखोगे कि उस वायर से या उस रेजिस्टेंस से ये करंट ड्रॉ नहीं करता है। जब करंट ड्रॉ करेगा ही नहीं तो सारा करंट वहीं इसके पास हो ही रहा है, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ओके, मतलब वैसे थोड़ी बहुत एरर तो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट अपने को ट्रू वैल्यू के लगभग ये वैल्यू लेके जाएगा वो। बाकी तो एरर होती है, वो तो अलग केस है, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि आप एकदम ट्रू वैल्यू फाइंड कर लो, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट सही रीडिंग देता है। तो इसका सेटअप कैसा होता है देखो, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पता चलेगा, वैसे तो इस साल तो कहाँ के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो इसको। इसमें भी एक बार ही क्वेश्चन आया है एडवांस में, उसके बाद कभी नहीं आया है। हाँ मैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे रिलेटेड। ये बोर्ड के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है ना, और मेंस के पर्पज से तो है ही। तो इसको समझते हैं कैसे करना है। होता क्या है कि ये एक लकड़ी का ऐसा एक बना हुआ कार्डबोर्ड होता है ये, यहाँ ये ए पॉइंट होता है और यहाँ ये बी पॉइंट होता है, और यहाँ इस पर वायर ऐसे लिपटा रहता है। ये 1 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है। ओके, और यहाँ एक स्टैंडर्ड सेल होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वी नॉट है, और यहाँ एक रियोस्टेट आप लगा सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच, और जिसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, वो पॉइंट दोनों यहाँ होते हैं, इन दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। उसमें से ए पॉइंट को ए से कनेक्ट करते हैं,
और बी पॉइंट से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और उससे जोकी रहती है, और उस जोकी को हम लोग इस वायर पे, ये जो वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो वायर ए बी वायर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पर टच कराते हैं उसको, और वहाँ गैल्वेनोमीटर में जैसे करंट 0 होगा तो वो होता है बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब है कि वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ भी नो डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पर एक काम करता है। ये हमारे पास में ए बी वायर है, तो अगर हम इसको, ये तो हुआ प्रैक्टिकली कैसा मतलब इसका सेटअप होता है। अब हम लोग यहाँ कैसे देखते हैं, तो इस तरह से देखना होता है। देखो, ये हमारे पास में ए पॉइंट है, ये हमारे पास में बी पॉइंट है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ा दिया ना, कलर कोडिंग वाला। हाँ सर। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ ये जो कि इससे लगाते हैं हम लोग, और ये हमारा स्टैंडर्ड सेल यहाँ है। जो कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये माइनस और ये प्लस और ये वी नोट है। ये समझ में आया? वो फिगर और ये फिगर एक जैसा ही है। इसको मैंने ऐसे बना लिया, ओके। तो अब ये जो वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है, और जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो वहाँ बोला भी जाता है कि जो है ना, ये है ना, इस जोकी को क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि टच कराना है, केवल ऐसे 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 टच कराना है, रगड़ना नहीं है उसको। अगर मान लो उसको आप स्लाइड कराओगे तो उससे क्या होगा, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको टच कराते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास में ए बी वायर है। इस ए बी वायर की मैंने लेंथ मान लिया कि एल है। इस वायर का अपना रेजिस्टिविटी भी होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन में होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन में यहाँ इसका एस मान लूँगा। इस ए बी वायर का अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल बाई एस, क्लियर है? या इसको मैं यहाँ ले लूँगा आर नॉट भी मैं ले सकता हूँ। तो रो एल बाई एस, रो क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी है, ए एस क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, और एल इसकी लेंथ में बोल ही रहा हूँ, ए बी के बीच में ही है। तो अभी हमने ए और बी के अक्रॉस कुछ नहीं लगाया है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, उसके बारे में बात करूंगा, है ना। तो अब ये देखो, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ, तो मान लेते हैं कि आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाएंगे क्या सर? तो ये आई नॉट करंट यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, और यहाँ से होता हुआ वापस बैटरी में आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी नॉट प्लस आई नॉट आर नॉट ए बी के अक्रॉस प्लस आई नॉट आर एच इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई सबको? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, है क्या? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आई नॉट मिल जाएगा। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट बाई आर नॉट प्लस आर एच हो जाएगा। तो आई नॉट इक्वल टू हो गया हमारे पास में वी नॉट बाई आर नॉट प्लस आर एच। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू होगा आई नॉट आर नॉट, है ना। तो आई नॉट की वैल्यू मुझे पता है, वी नॉट बाई आर नॉट प्लस आर एच इंटू आर नॉट कितना हमारे पास में, रो एल बाई एस, यानी वी ए बी डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू हो जाएगा रो वी नॉट बाई एस, ये हो जाएगा आर नॉट प्लस आर एच, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इसको मैंने मान लिया कि ये अल्फा है ना, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
पर यूनिट लेंथ। ओके, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप देखोगे हर बार ये क्या होगा, यहाँ अल्फा कांस्टेंट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आई नॉट, जब यहाँ ए बी के अक्रॉस जब आप रेजिस्टेंस या सेल अगर कनेक्ट करते भी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होगा, तो जो हमारे पास ये, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, है ना। ये सर्किट कैसा है हमारे पास में, ये जो सर्किट इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, या ड्राइविंग सर्किट भी इसको कहते हैं। सर एक बार प्राइमरी पोटेंशियोमीटर स्टार्टिंग से दिखा सकते हैं क्या सर? सर्किट अभी दिखाता हूँ, और इसी को हम लोग ड्राइविंग सर्किट भी बोलते हैं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? ऊपर से ये, हाँ सर, थोड़ा ऊपर का मिस हो गया मेरा। ये लिख लिया ना? और हाँ सर, यही सर, हाँ। पोटेंशियोमीटर के हेडिंग से दिखाना एक बार। ये पूरा दिखाना है यूँ? हाँ सर, हाँ सर, अभी नॉर्मल नीचे का। और नीचे जाए। हाँ सर। सर आप और एक बार समझा सकते हो? हाँ समझाता हूँ। हो गया सर। हो गया ना? इधर नीचे का भी लिख लिया? सर एक ये लिख मिनट लो। सर। नहीं सर। हाँ लिख लो, फिर समझाता हूँ। लिख लिया सबने? सर एक मिनट। सर हाँ बोलिए। पोटेंशियोमीटर का पहला डायग्राम पर समझाएंगे क्या एक बार? हाँ समझा, तो पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर समझाता हूँ आराम से वापस। लिख लिया ना? हाँ सर। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास में पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास में सर्किट, देखो आप देख रहे हो ना सर्किट कैसा दिया है, ये पूरा ये प्राइमरी सर्किट माना जाता है। ये प्राइमरी सर्किट है हमारे पास में, ओके। और इसी को मैंने ये बनाया डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो आप, उसी का डायग्राम ये बनाया मैंने। तो जो ए बी वायर में बोल रहा हूँ ना, जो रेड लाइन जो मैंने बनाई है, जो है ना ये घुमा घुमा के जो लाइन बनाई है वाली, तो इसको मैंने ए बी लाइन पे स्ट्रेट कर लिया है। और ये वी नॉट है, स्टैंडर्ड वोल्टेज है, और ये रजिस्टर्ड है आर एच,
जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो ए बी वायर है उसका रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया रो एल बाई एस, जो कि आर नॉट मान लिया मैंने। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट तो एक कंप्लीट दिख रहा है अपने को, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। आई नॉट मैंने निकाल लिया। आई नॉट निकाल के जो ए बी वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे चाहिए, तो वो क्या मिल गया, यानी पहले तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहाँ का ए बी का, तो आई नॉट आर नॉट मिल गया। आई नॉट की वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। उसके बाद मुझे बी ए बी मिल गया। अब मैंने क्या किया, इस एल से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल लेंथ एल है, तो हमारे पास ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलें। सर वो स्मॉल अब ए और इसमें स्मॉल बी क्या था? क्या क्या, स्मॉल ए और Small a बी और तो दो small पॉइंट है b। जिसके अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है सर, अभी समझा। बताऊंगा ना मैं आपको, अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं किया, अभी तो केवल इतना ही बताया, उससे पहले डाउट आ गया। अभी बताऊंगा तो फिर पूछेगा कि सर ये क्यों लिखा था आपने। तो दो केस में यहाँ डिस्कस करूंगा। तो पहला केस है, हम लोग इसका मतलब जो एप्लीकेशन उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो दो एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ बैटरीज, पहला ये। और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। और भी हैं, लेकिन मेनली इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और मेंस में भी। कि एडवांस में तो मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, एक बार आ गया बस हो गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात करूंगा कि EMF को कैसे कंपेयर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, कंपैरिजन ऑफ EMFs। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ ये सेटअप है हमारे पास में। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये प्लस ये माइनस, ये E1 EMF इसका, ये प्लस और ये माइनस, और इसका E2 है। और ये K1 या K1 की ले लो या स्विच ले लो। तुम्हारे पास में ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। ये कैपिटल A पॉइंट है और ये B है, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ ये सेटअप, ये तो प्राइमरी सर्किट है हमारे पास में। ये माइनस प्लस, ये B नोट है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, समझ में आ गया अब A और B का क्या यूज है। A और B के अक्रॉस क्या करेंगे, ये बैटरी से लगाएंगे हम लोग। अब क्या होगा कि यहाँ जो कि ये वायर है जो कि अटैच है, ठीक है। तो इसको टच कराएंगे इस वायर पर हम लोग। अब ये यहीं से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, उसको समझना है कि ये काम कैसे करता है, यही तो समझना है कि करता क्या है ये। तो होता क्या है, यहाँ जब आप इसको जोकी को टच कराओगे, यहाँ कराया, यहाँ कराया ना, कहाँ का टच कराया, जैसे आपने पहले यहाँ टच कराया तो कुछ ही किसी और डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ करवाया तो आपको डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन मान लो इसको हमने यहाँ टच कराया, तो इस पॉइंट पर जैसे टच कराएंगे तो मान लेते हैं कि P1 पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि L1 डिस्टेंस पर मान लो इसमें करंट 0 हो गया, ओके। L1 डिस्टेंस पे क्या हो गया, करंट 0 हो गया। करंट 0 होने का मतलब क्या, ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब हुआ क्योंकि जब तक करंट इस गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर दिया है
इस गैल्वेनोमीटर में जब तक करंट जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इधर भी करंट जा रहा होगा, तो इस यहाँ से करंट क्या कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट गया है वो बाइफरकेट होगा किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, यानी इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है नहीं, यानी दोनों साइड करंट जा रहा है। लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा, तो गैल्वेनोमीटर जीरो कब होगा, जैसे जॉकी को हम लोग ऐसे पॉइंट पर टच कराएंगे कि यहाँ का पोटेंशियल और ए बी का अक्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन ये कब होगा, तो किसी एक बैटरी को लेंगे हम लोग, दोनों को नहीं लेंगे, किसी एक बैटरी को चूज करेंगे ना पहले। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ EMF E1 के लिए। इसका मतलब ये हुआ तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके की को क्लोज किया हुआ है और ये ओपन है। तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, यानी स्विच SW is closed and switch SW2 is opened, ठीक है। तो हमने अब उसी केस में मैं P1 पॉइंट लिया मैंने, किसके, E1 के करस्पॉन्डिंग। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हुआ, इसका मतलब है कि ये जो वायर है हमारे पास में यहाँ से ए, इसमें भी तो करंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि KCL के हिसाब से चलोगे ना। क्योंकि अगर जब उसमें करंट जीरो हो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट आएगा ही क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वहां से करंट गया तो वापस करंट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा I0, वही I0 बैटरी के अंदर आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जब करंट जीरो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो आया, इसका मतलब सारा का सारा करंट यहाँ से होता हुआ I0 होता हुआ, यहाँ से I0 होता हुआ क्या होगा, I0 ऐसे फ्लो करता हुआ इसी में घूमता रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये जो हमारा प्राइमरी सर्किट है, इसमें क्या होगा, करंट I0 फ्लो करता रहेगा, यानी यहाँ का जो करंट है वो इस वाली यानी इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट जाए ही नहीं गए, तभी तो इसमें I0 करंट फ्लो कर रहा है इस प्राइमरी सर्किट में, या जो ड्राइविंग सर्किट है हमारे पास में। अब आप देखो, जिसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज चाहिए था उसके वहां से कोई करंट ले ही नहीं रहा है भारी बस में, तो इसका मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी, यहाँ एक्यूरेट रीडिंग होगी ना। अब ध्यान से समझना है कौन सा सर्किट लूंगा मैं यहाँ, देखो इसका मतलब मैंने जो P1 पॉइंट लिया है यहाँ, इस P1 की लेंथ क्या है, यानी AP1 की लेंथ क्या है, यहाँ L1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने मान लिया R1 है। तो यानी VAP1 का वोल्टेज कितना मिलेगा अपने को, I0 R1 और ये हो जाएगा I0 यानी रो L1/S ना। अब ये जो वोल्टेज है, अब ध्यान से देखना किस वाले लूप में जा रहा हूँ मैं इस वाले लूप में जा रहा हूँ। देखो ये पूरा एक लूप बनाऊंगा ना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो मैं ये वाला लूप में जा रहा हूँ ना, ये वाले लूप, इस वाले लूप में मैं जा रहा हूँ, ये वाला लूप, ठीक है। ये यहाँ से आता हुआ और उसके बाद इधर जा रहा हूँ मैं, ये वाला लूप मैंने लिया। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर होगा भी तो आप देख रहे हो कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब पूरा लूप अगर मैं लेता हूँ तो मुझे मालूम है कि A2 P1 करंट जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ, इसका मतलब आप लिखोगे माइनस I0 R1 प्लस, क्योंकि मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो प्लस E1 और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, जीरो लिखोगे ना, यानी E1 इक्वल टू क्या हो गया, I0 R1। इसका मतलब हमारे पास में VAP1 इक्वल टू क्या हो गया, E1, और ये हो गया हमारे पास में I0 रो L1/S। और आपको भी मालूम है I0 की वैल्यू क्या थी, जैसे वापस जाओ, देखो यहाँ ये वैल्यू क्या है, ये अल्फा L1 ही तो हो गया, क्योंकि I0 रो बाई S क्या है, ये अल्फा ही तो है जो वहाँ निकाला था मैंने। देखो ये क्या है, यहीं से ले लो भाई, इसको क्या लिखोगे आप, ये हो गया हमारे पास में रो I0/S ही तो है, ये अल्फा है हमारे पास में, तो मैंने ये वैल्यू क्या रख दी,
तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब इस केस में E1 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा L1। ये इक्वेशन नंबर 1। ये पहले समझ में आया, तब तो मैं आगे की बात करूं। भाई समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? सर फिर से एक बार बताओगे? फिर से एक बार। सर वो ऊपर वाला लूप एक बार बताओ। हाँ सर, ऊपर वाला लूप, ऊपर वाला लूप। ये वाला। मैं इसको एक बार और बनाता हूँ, फिर अभी लिखने को देता हूँ मैं आपको। ये सर्किट बन गया हमारा। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, किस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले लूप का लिया था मैंने। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट क्या है, 0। इसका मतलब यहाँ से भी करंट क्या गया, 0, तभी तो उधर से करंट 0 आएगा ना। वरना यहाँ से करंट जो गया, मान लो यहाँ से I0 करंट गया, वो बाइफरकेट होगा कि नहीं होगा। तो जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा, तो गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 होगा, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं। इसका मतलब I0 क्या हो गया, इधर ही तो फ्लो कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है। यानी इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट हो गया है। यानी इसमें करंट क्या करेगा, सिर्फ इसी सर्किट के अंदर क्या करेगा, इसी सर्किट के अंदर घूमता रहेगा। I0 करंट इसमें घूमता रहेगा। यानी वो बाइफरकेट होके उधर ए साइड गया ही नहीं, स्मॉल ए साइड गया ही नहीं, तो उधर से करंट आएगा ही क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ का VAP1 सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया कि VAP1 E1 के इक्वल आ गया, जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको I0 R1 बोल रहे हैं। क्योंकि KVL क्या कहता है, पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। मतलब F के इक्वल क्या हो गया, AP1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 के इक्वल हो गया। ये लॉजिक ये कहना चाह रहा हूं मैं इतनी देर से। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को आप बचा नहीं पा रहे हैं। खैर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर बैच में मैंने देखा है, इतना सा बात पकड़ में नहीं आती बच्चों को। बस जो मैं समझा रहा हूँ ये वो यही चीज़ है, ठीक है ना। इसमें I0 करंट फ्लो करता रहेगा। ये यहाँ भी I0 करंट है, ये यहाँ से I0 गया था इसी ब्रांच में, ये जो मैंने गोला कर रखा है ना रेड लाइन से, इसमें I0 करंट फ्लो करता रहेगा। यानी उधर से वो करंट ले ही नहीं रहा है, जब ले नहीं रहा तो दे भी नहीं रहा है, इसका मतलब उस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है। ठीक है, बात आई समझ में अभी भी? आगे चलें। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर। बात सुनना है मैंने क्या कहा यहाँ? हाँ सर। अरे बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बड़ी चीज है ही नहीं। इतना बड़ा बना लिया कि समझ में नहीं आ रहा, बताइए क्या करें। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ I0 चेंज ही नहीं करेगा ना, तभी तो इसको आइडियल वोल्टमीटर बोल रहे हैं। यानी इसमें अलग से करंट फ्लो करता रहेगा I0, लेकिन वो तभी होगा जब बैलेंस कंडीशन आएगी, यानी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तभी ऐसा होगा। तो वो पॉइंट अपने को मिलेगा, वो पॉइंट मिलते क्या हो, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, यानी इसका मतलब प्राइमरी सर्किट में करंट I0 फ्लो करता रहेगा। भाई जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ये I0 नहीं कह सकते हो जैसे, लेकिन वो पॉइंट मिलेगा जहाँ गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई 1। अब बात करते हैं EMF A2 के लिए। तो यहाँ switch SW is closed
and switch SW1 is open। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, इसको भी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये प्लस और ये माइनस। और अगर नहीं समझ में आया तो ये है वीडियो रिकॉर्डिंग है, आज इसको 10 बार देखिएगा, देखो कैसे समझ में नहीं आता है। ये ए और ये बी, ये मान लो L2 पे जाके इसमें करंट 0 होता है। मान लो L2 पे इसका करंट क्या हो रहा है, 0। ये पॉइंट P2 है, ये जो कि था, और ये E2 है। इसका मतलब इसमें करंट क्या हुआ, इसमें करंट 0 ही गया, मतलब करंट गया ही नहीं, तभी तो उधर से करंट नहीं आ रहा है। तो वापस से देखो यहाँ से करंट क्या कर रहा हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से आई नॉट गया, यहाँ से आई नॉट गया, तो यहाँ से ये आई नॉट होता हुआ, यानी यहाँ भी आई नॉट ही है, और आई नॉट इसमें ऐसे घूम रहा है। ओके, तो यहाँ भी आप देखो, ये लूप बनाओ, तो यहाँ भी BAP2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई नॉट R2, मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट रो L2/S ना। तो यहाँ भी आप देखो वापस से, तो आई नॉट रो बाई एस, ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में, अल्फा L2, जो आ गया BAP2। और ये लूप देखो आप, कौन सा, ये वाला लूप, इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला लूप लेंगे। तो यहाँ भी आप देखो क्या लिखेंगे, माइनस आई नॉट R2 प्लस E2 इक्वल टू 0 ना, यानी E2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ आई नॉट R2 हो गया। और ये देखा जाए आई नॉट R2 क्या है, BAP2 ही तो है ना, और आई नॉट R2 मतलब ये क्या आ रहा है, अल्फा L2 आ रहा है ना। तो हमारे पास में देयरफॉर इक्वेशन, यानी E2 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा L2, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इज डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया देखो, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। ये कंपैरिजन हो गया दोनों का। लिखना है कि लिख लिया, सर लिखना है, सर ऊपर कर दो सर। सर ऊपर करिए। लिखो ऊपर से, सर ऊपर कहाँ तक लिख लिया था आपने, ये तो लिख लिया ना सारा, हाँ हाँ सर। सर, इवन हो गया। हाँ सर। ये लिख लिया, तो यहाँ से स्टार्ट करना है ना ये। हाँ सर, इक्वेशन 1 के बाद। हम्म। एट 30। लिख लिया, नीचे करिए। हाँ सर, नीचे थोड़ा।
हाँ सर हो गया लिख के। लिख लिया ना सबने? अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ internal resistance of a battery. Okay. तो यहाँ ये इस तरह का सेटअप होता है। ये A और ये B और यहाँ ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये स्मॉल r जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का, ये प्लस है माइनस, और ये इसका EMF E है। और ये हमारे पास में ये AB वायर है यहाँ, ठीक है। और ये हमारे पास में स्टैंडर्ड वोल्टेज की बैटरी है। ये RH है, ये माइनस है, प्लस ये V0 है। क्लियर है? अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक चीज है कि यहाँ दरअसल रेजिस्टेंस तो है, साथ में यहाँ की भी है, यानी ये स्विच मान लो SW है ना, और यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, वापस से सेम है, पहले SW को ओपन रखेंगे। ओके, समझ आ रहा है ना SW किधर है, यानी जो स्विच SW को ओपन रखेंगे और मान लो हमने यहाँ इसको टच कराया और L1 लेंथ पर मान लो अपने को यहाँ डिफ्लेक्शन 0 मिला, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितना गया, यहाँ 0 गया। तो यानी यहाँ से जो करंट गया वो करंट क्या था, वो I0 ही था, क्योंकि वो करंट उधर गया ही नहीं। यहाँ भी I0 ही था, यहाँ से भी करंट I0 ही गया, और ये I0 करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। और ये मान लेते हैं कि ये तो जो कि हमारा, और ये पॉइंट P1 है, P1 पे जैसे इसको टच कराया तो पता चला कि यहाँ से कोई करंट गया ही नहीं, यानी डिफ्लेक्शन इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या है, यहाँ 0 है। ये लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब ये तो ओपन ही है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं SW तो ओपन ही है, तो VAB के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो VAB के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, VA माइनस VB, वो तो E मिलेगा ना, क्योंकि उस वाली ब्रांच में करंट तो है ही नहीं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा VAP1, और VAP1 कितना होगा यहाँ I0 R1, यानी E इक्वल टू होगा I0 रो L1 बाई S। वापस से देखो I0 रो S क्या है, अल्फा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा L1 इक्वेशन 1। लेकिन इस केस में क्या किया हमने, स्विच SW इज ओपन, इसको हमने क्या रखा है, ओपन है, इसको क्लोज नहीं किया है। तो L1 डिस्टेंस पे मान लो हमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या मिलता है, 0। डिफ्लेक्शन 0 मिलने का मतलब है कि I0 हो गया। I0 का मतलब है कि A टू A कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ फिर हमने KVL लगा दिया है, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो, स्विच SW is closed। तो अब इस केस में क्या होगा, क्लोज करेंगे तो फिर से सर्किट बनाता हूं मैं यहाँ। ये A और ये B, ये A और ये B, ये RH है, ये माइनस है, प्लस, और ये V0 है। अब इसमें क्या होगा, वापस से देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर है, तो मान लो हमने टच कराया इस पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर, ये J है,
P2 पॉइंट पर टच कराया तो मान लो मैं L2 डिस्टेंस पर, जब L2 डिस्टेंस पर इस जोके को हमने टच कराया तो पता चला गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, यहाँ 0। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट गया ही नहीं। जब करंट गया ही नहीं तो वापस देखो यहाँ से आई नॉट करंट इसमें फ्लो करेगा, या आई नॉट यहाँ से होता हुआ वापस इसी में आ जाएगा आई नॉट। ओके क्लियर है? तो वापस अब देखो, अब इसमें तो करंट, लेकिन इसमें तो फ्लो करेगा क्योंकि ऊपर वाला सर्किट तो क्लोज हो गया ना, तो इसमें तो करंट फ्लो करेगा, यानी इसमें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो आई फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले ब्रांच में यानी इस वाले सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है और इस वाली ब्रांच में आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ से कोई करंट इधर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से भी कोई करंट, इधर से भी कोई करंट इधर नहीं आ रहा है। उसमें आई फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, और इसमें भी आई नॉट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। बस इतना है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, क्योंकि ये लूप बनाओगे ना आप। ये लॉजिक समझ में आया? अब तो समझ में आया ही यार, क्या बता रहा हूँ मैं इतनी देर से। तो यहाँ देखो अब आप, तो यहाँ का VAP2 कितना है, I नॉट 2, तो यह हो जाएगा I नॉट रो L2 बाई S। ओके, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू होना चाहिए VA माइनस VB के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट जाओगे ना आप, ये बनाओगे या ऐसे कर लो, नहीं तो अगर इसको नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस I नॉट एंड मतलब क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो प्लस क्या मिला आपको E, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा माइनस IR। क्यों? क्योंकि इसमें करंट किधर जा रहा है, B से A की तरफ जा रहा है ना, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तुम्हारे पास ये कितना आ गया, I नॉट R2 इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस IR। और यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये VA माइनस VB तो है। ठीक है, अब यहाँ I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऊपर वाले करंट की इसकी बात करेंगे, ऊपर वाले लूप की इसकी, इस वाले लूप की बात करोगे आप, इसमें लिखोगे माइनस E प्लस IR प्लस I स्मॉल r इक्वल टू 0। यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, E बाई R प्लस R। ये हमारे पास में I की वैल्यू आ गई है। अब इस I की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास ये तो मालूम है कि I नॉट रो L2 बाई S इक्वल टू ये हो जाएगा E माइनस E R बाई कैपिटल R प्लस R। उसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखो E को बाहर लो, क्या मिलेगा, R प्लस R माइनस ER डिवाइडेड बाई R प्लस R, और ये हो गया हमारे पास में I नॉट रो L2 बाई S, और ये देखा जाए तो क्या हो गया, अल्फा L2 हो गया ना, यानी सिंप्लीफाई करो तो हो गया ER बाई R प्लस R इक्वल टू अल्फा L2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से, ये एरिया हमारे पास में। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यानी 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा E डिवाइडेड बाई ER बाई R प्लस R इक्वल टू L1 बाई L2, यानी आ जाएगा R प्लस R डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2। मल्टीप्लाई कर दो तो L2 R प्लस L2 स्मॉल r इक्वल टू L1 कैपिटल R, तो हमारे पास आ गया L2 R इक्वल टू R को बाहर ले लेंगे, तो L1 माइनस L2, मैं इस क्वांटिटी को इधर ले आया हूँ, है ना, इनटू R, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है L1 माइनस L2। इस बार भी मेंस में ये क्वेश्चन आया था, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था, लास्ट टाइम भी था ये क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मूले पर, और इस बार भी मेंस में क्वेश्चन था इसी फॉर्मूले से। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, कॉन्सेप्ट एक ही था, बस दोनों में मैंने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। यहीं से लिखना है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। लिखो।
सर हाँ बोलो। सर वो जो क्वेश्चन आया था इस साल तो उसने पूछा क्या था? उसमें भी इंटरनेशनल से पूछा था वो। इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट दिखाना है। गैलोनोमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना हम लोगों ने। हाँ सर। ये 39 40 ये सब कर लिया क्या? गैलोनोमीटर वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते क्या? एग्जांपल 41 42 ये सब नहीं हुआ ना अभी हमारा, नहीं सर। है ना। ये सेंसिटिविटी को लेकर भी बात नहीं हमारी, चलो उस पर भी आएंगे, पहले कर लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 44, करिए ना आप लोग एग्जाम्पल 44। हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होना चाहिए, तो इसने एग्जाम्पल भी दिया भाई। मैक्सिमम पोटेंशियल विच कैन मेजर अबव पोटेंशियोमीटर, तो कितना मेजर कर सकते हो? ए बी के अक्रॉस जो आया है आपका, ये जो बी ऑप्शन आ रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, वही आंसर है। उतना ही तो आप मेजर कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ सर। भाई समझ में आया लॉजिक? हाँ वही सर। आंसर है उसमें, है ना। तो वही आंसर हो जितना दिया 20/31, वही इसका मैक्सिमम हो जाएगा। भाई क्लियर है सबको कि बताऊं इसको? अरे भाई क्लियर है तो आगे बढ़ूं मैं? क्वेश्चन हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? हाँ सर। हाँ या ना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 45 करो इसको भी। देखो 41 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 41 कह रहा है अ गैलोनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज ऑफ वी वोल्ट। मतलब ये गैलोनोमीटर है हमारे पास में, और इसका जो रेजिस्टेंस है आर जी वो जी दिया हुआ है, और इसके रेंज भी है। रेंज भी का मतलब है इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है ना IGF, वो जा रहा होगा तभी भी रेंज की ये बात कर रहा है ना। यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू IGF इंटू RG और V इक्वल टू
IGF इंटू जी, ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई। ओके, फिर कह रहा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट टू एक्सपेंड या टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू NV वोल्ट। तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर बनाने की बात कर रहा है, सॉरी वोल्ट मीटर बनाने की बात कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लगाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस मानते हैं हम लोग। इसमें भी करंट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात करेंगे। इसका रेजिस्टेंस जी है और ये जो रेंज है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये कह रहा है कि ये NV हो गया, है ना। और यहाँ से जो करंट जा रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जा रहा है, इसको लिखेंगे NV इक्वल टू IGF इंटू जी प्लस IGF इंटू RH। तो हमारे पास आ गया NV। IGF की वैल्यू क्या है यहाँ, V बाई जी इंटू जी प्लस V बाई जी इंटू RH। तो ये तो G से G कैंसिल आउट हो गया, तो V होना ही चाहिए था। तो NV माइनस V इक्वल टू क्या आ गया, V बाई जी RH। तुम्हारे पास आ गया RH इक्वल टू हो जाएगा G, V से तो V कैंसिल आउट हो गया, तो G इंटू N-1। ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी तरह जैसे एग्जाम्पल 42 हमारे पास में, 42 में क्या कह रहा है कि हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ ये बैटरी हमने लगा रखी है। तो ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 100 वोल्ट। ये हमारे पास में 200 ओम है, ये 300 ओम है। तो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 300 ओम, यानी हमें 300 ओम के अक्रॉस बताना। तो फिगर ए लिया हुआ है मैंने, इस फिगर में क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा, आई करंट जा रहा होगा। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो पहले तो आई करंट निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, माइनस 100 प्लस ये 200 300 सीरीज में, तो कितना हो गया 500 इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी इस केस में V इक्वल टू इंटू 1/5, यानी हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 60 वोल्ट, यानी इसको V डैश ले लेते हैं। तो V डैश कितना आ गया 60 वोल्ट। लेकिन दूसरा फिगर में इसने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर लगा दिया तो रीडिंग क्या होगी, अभी यहाँ कम हो जाएगी, इसलिए तो पोटेंशियोमीटर लेकर आए हैं ये लोग। इससे क्या हो रहा है, पोटेंशियोमीटर से रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे पास में क्या है, वोल्ट मीटर लगाया है। तो मैंने आपको पहले बोला था जैसे एमीटर को आप एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करोगे, वैसे इसको भी क्या ट्रीट करोगे, क्योंकि इसका RV कितना दिया है 600 ओम दिया है, तो इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। पहले ये 300 ओम है, ये 200 ओम है, और ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास में 100 वोल्ट है। तो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। तो एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया। तो ये 300 ओम है, ये 600 ओम है ना, कितना हो गया 600 ओम, और ये कितना हो गया 200 ओम, ये प्लस ये माइनस, ये कितना हमारे पास में 100 वोल्ट। आप देख रहे हो कि इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 1/300 प्लस 1/600 कितना मिलेगा आपको 200 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ 200 है, यहाँ भी क्या मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ तो सीधा सीधा हो गया क्योंकि ये भी 200 ओम है, ये भी कितना हो गया यहाँ 200 ओम है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, तो फिर यहाँ का भी तो 50 होगा। आगे बात समझ में, तो 50 वोल्ट आ गया हमारे पास में। इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना आ रहा है 50 वोल्ट आ रहा है। आगे बात समझ में, तो रेजिस्टेंस मान के करेंगे और वो वोल्टेज मान लिख देंगे, जो भी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो लिखेंगे। तो 50 वोल्ट का आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब आप देख रहे हो पहले कितना आ रहा था 60 वोल्ट आ रहा था, अभी कितना आ रहा है देखो 50 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब एरर आ गया ना, इतना डिफरेंस आ गया ना उसकी वजह से।
क्लियर है पॉइंट? तो इसमें भी हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? V इनिशियल माइनस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल इंटू 100। V इनिशियल 60 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 10। ये हो गया हमारे पास में 100 बाई 6 या 53 बाई 3, सॉरी 50 बाई 3। ये क्या जाएगा? ये परसेंटेज आ जाएगा, यानी इतना क्या हो गया? कम हो गया एक तरह से, इतना परसेंट कम हो गया। ओके, अब इसमें थोड़ा सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ मैं आपको, फिर छोड़ दूंगा मैं। वैसे तो वहाँ भी बात करूंगा मैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या? देखो, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब ऐसे समझो आप कि मान लो, सिंपल लॉजिक लगाएगा, देखो कि हमारे पास में मैंने अगर स्मॉल करंट लिया और डिफ्लेक्शन अगर वो ज़्यादा दिखा रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कहता हूँ मान लो मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया और डिफ्लेक्शन दिखा रहा मान लो 5 डिग्री, तो ज़्यादा सेंसिटिव है ना। मान लो मैंने करंट को और कम कर दिया, 1/2 एम्पियर कर दिया, और हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि वो अभी भी 5 डिग्री रोटेट कराता है। इसका मतलब कम से कम करंट के केस में भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो हमारी रीडिंग क्या होगी? हम लोग एक्यूरेसी के साथ देख पाएंगे ना। तो इसका मतलब वो सेंसिटिव ज़्यादा है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है थीटा अपॉन आई। और ये थीटा कौन सा, और ये आई कौन से आई की बात कर रहा हूँ मैं? दरअसल थीटा बाई ये आई जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात की जाती है। तो जितना ज़्यादा होगा और उतना कम करंट के लिए थीटा ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी ना। यानी कम करंट के लिए भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ज़्यादा सेंसिटिव हुआ। कुछ तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आपने 10 एम्पियर करंट फ्लो कराया, फिर भी पता चला 1 डिग्री भी रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सेंसिटिव थोड़ी हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है? पहले तो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना? जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि किसी ने उसको गाली दिया, तुरंत रोना धोना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे मक्कार होते हैं कि आप उसको कुछ भी करो, है ना, वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, कितनी भी गाली गलौज करो चुप रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हंसता रहता है। कुछ होते हैं कुछ बोल दिया तो रोना धोना, ही मम्मी ही पापा, ऐसा। तो वो क्या हो गया? इसका मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है वो। क्लियर है? तो वैसा ही यहाँ का मतलब है कि कम करंट के लिए भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिव, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी करंट सेंसिटिविटी क्या होता है हमारे लिए? डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये किस किस बात पे डिपेंड करता है? ये मैं वैसे तो एक फॉर्मूला है, उससे मैं यहाँ बताता हूँ आपको। एन ए बी आई जी इक्वल टू सी थीटा, यानी हमारे पास में हो गया थीटा बाई आई जी इक्वल टू थीटा बाई आई जी, मतलब एन ए बी डिवाइडेड बाई सी। ये हमारी करंट सेंसिटिविटी। अब आप कहेंगे कि एन क्या है? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एम क्या है? यहाँ जो कॉइल होगी उसकी बात कर रहा हूँ, जो गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होगी, जो ड्रम के चारों ओर जो कॉइल लिपटी हुई थी, ये हो गया उसके नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सी क्या है? टॉर्जनल कांस्टेंट। तो अब ध्यान से देखो, जितना कम टॉर्जनल कांस्टेंट होगा उतना करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा होगी। बी जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम। टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब कम का मतलब, मान लो एक वायर लिया तो उसको घुमाना बड़ा आसान है, उसकी जगह अगर आप रॉड लो तो उसको उतने टॉर्क के लिए उसको घुमाना उतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में आप, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो काफी क्या होना चाहिए? स्प्रिंग भी सेंसिटिव भी होना चाहिए। स्प्रिंग सेंसिटिव
सेंसिटिव होगी तभी तो वो क्या करेगी, निडल को रोटेट करा पाएगी ना। इसका मतलब है उसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होना चाहिए, टॉर्जनल कांस्टेंट कम होगा तभी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बताऊंगा वैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी तो लिख लो आप, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। तो आप एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। वो तो सबको करना है, मेंस एडवांस सबको करना है। दरअसल एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयले है ना। देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। तो एक्सरसाइज 1 होना चाहिए और एक्सरसाइज 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले 1 कंप्लीट होना चाहिए, फिर एक्सरसाइज 3, अब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से।